नमस्कार, मैं खास प्रोग्राम शतरंज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। एशियन 24/7 देख रहे हैं आप। यूपी नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग पूरी हो चुकी है। 9 मंडलों समेत 37 जिलों में शाम 6 बजे तक 50% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। 3 मंडलों में 2017 का ही रिकॉर्ड टूट गया है। यहाँ पिछले चुनाव की तुलना में ज्यादा वोट पड़े। वोटिंग के दौरान कुछ स्थानों पर छिटपुट झड़प भी हुई। वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने की शिकायतें आम रही। चंदौली में एक वार्ड में भाजपा प्रत्याशी का ही नाम बैलेट पेपर से गायब रहने पर हंगामा हुआ। सबसे ज्यादा मतदान मुरादाबाद, प्रयागराज और गोरखपुर में रिकॉर्ड किया गया। पहले चरण में 10 नगर निगम, 104 नगर पालिका परिषद, 276 नगर पंचायत के लिए वोटिंग हुई है। वहीं दूसरे चरण के लिए सभी पार्टियों के नेता पूरी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं ताकि उनके दल के प्रत्याशी जीत कर आ सके। वहीं पहले चरण की वोटिंग की बात करें तो सिंबल से लड़ रहे प्रत्याशियों को निर्दलीय प्रत्याशियों से भी अच्छी खासी टक्कर मिलती दिख रही है। अब सवाल उठ रहा है कि निकाय चुनाव का बादशाह इस बार कौन होगा? क्या इस बार जनता तो अनुराग पांडे जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता हैं। अशोक यादव जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है चैन में। अनुराग पांडे जी, सबसे पहले रुख आपका कर लेते हैं। अनुराग पांडे जी, फर्स्ट फेज का चुनाव खत्म हो चुका है, निकाय चुनाव किस तरह से देख रहे हैं? और 50% से ज्यादा वोटिंग हुई है इस बार, किस तरह से देख रहे हैं आप पूरे चुनाव को? पूरे चुनाव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो है भारी बहुमत से जीत रहे हैं। अच्छा अनुराग पांडे जी, देखिए एक सवाल ये भी उठ रहा है क्योंकि कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो बागी हो गए थे, जिनको टिकट नहीं मिला था, वो आपके विरुद्ध लड़ रहे हैं, मतलब बीजेपी के विरुद्ध लड़ रहे हैं, निर्दलीय सिंबल से वो चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में कितनी दिक्कत हो सकती है आप लोगों को और कितनी परेशानियों का सामना आप लोग को लग रहा है कि देखने को मिली है इस बार पहले फेज में? भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है। बागी प्रत्याशी जो लड़े हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो सिंबल पर लड़ रहा है वही जीतेगा। बागी हैं तो उनका कोई फर्क पार्टी पर नहीं पड़ेगा। पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कार्यकर्ता पार्टी के साथ रहता है, न कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ। संगठन के साथ रहने वाले लोग हैं, व्यक्ति के साथ रहने वाले लोग नहीं है भारतीय जनता पार्टी में जी। संगठन सर्वोपरि रहता है। अशोक यादव जी, सवाल ये है अशोक यादव जी कि भाई यहाँ पर फर्स्ट फेज का चुनाव खत्म हुआ है, सपा अपने आप को फर्स्ट फेज में कहाँ देख रही है? 37 जिलों में मतदान हुए, सपा अपने आप को फर्स्ट फेज में कहाँ देख रही है? आपको लग रहा है कि 2017 से कुछ इतर होने की उम्मीद आपको लग रही है? मनीष जी, जैसे आप देख रहे होंगे पूरा ये जो निकाय चुनाव हो रहा है, चुनाव शुरू होने से पहले निकाय चुनाव के दौरान बीच में आपने भारतीय जनता पार्टी के किसी भी छोटे नेता हो या बड़े नेता हो, किसी भी लोकल जो प्रॉब्लम्स हैं, लोकल लेवल के जो इश्यूज हैं, उसके किसी ने कोई बात नहीं करी। सभी लोग बात इधर उधर घुमा रहे हैं, कहीं कुछ बात हो रही, कहीं कुछ बात हो रही है, कहीं माफिया की बात हो रही, कहीं कुछ बात हो रही, लेकिन लोकल इश्यूज पे कोई बात नहीं कर रहा है। न तो व्यापारियों का शोषण हो रहा है, उसकी कोई बात किया इन्होंने, न तो उनके गलत आर्थिक नीति की वजह से छोटे और मझोले व्यापारी बिल्कुल बर्बाद होने के प्रकार किया गया, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। न तो पूरे शहरों में जितने भी ट्रैफिक व्यवस्था, सारी ट्रैफिक व्यवस्था कानून के हवाले कर दिया गया, इसकी कोई बात को नहीं तैयार नहीं है। किस तरह से आप देख रहे हो, कुत्ते जो है हमारा कुत्ते बच्चों के और कुछ बड़ों की भी नोच नोच के हत्या कर दे रहे हैं, उनकी जान ले रहे हैं हमारा कुत्ते। इस तरह की व्यवस्था, इस तरह की व्यवस्था जो शहरों में जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का सुपर इंजन की सरकार है, सुपर इंजन की सरकार तो जनता देख रही थी, लेकिन इस तरह की व्यवस्था बिल्कुल लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के शहरों में बिल्कुल जंगल राज आ गया। समाजवादियों ने उत्तर प्रदेश को वैज्ञानिक युग में पहुंचाया था मनीष जी। जिस तरह से समाजवादियों ने 4 घंटे जैसी सेवा दिया था, पुलिस को जो है इनोवा जैसी गाड़ियां, अपाचे जैसी गाड़ियां और बेस्ट हेडक्वार्टर दिया था लखनऊ को। आज जो टिकाना स्टेडियम जो आईपीएल के मैच हो रहे हैं, लखनऊ का नाम पूरे वर्ल्ड में जा रहा है, सिर्फ समाजवादियों को जा रहा है मनीष जी। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी समाजवादियों ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश को वैज्ञानिक युग में पहुंचाया, उसी तरह से
भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को पाखंड युग में पहुंचा दिया है। बिल्कुल सारी दुर्व्यवस्था पूरी ठीक। मतलब शहरों की दुर्व्यवस्था इतनी जबरदस्त है कि इनके किसी नेता की हिम्मत नहीं हो रही है कि किसी को बात करें। इसलिए ये लोग उनको जनता के दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए कुछ न ठीक कुछ है। आर्टिफिशियल इशू क्रिएट करते हैं। ठीक है अशोक यादव जी। इसलिए अनुराग भारतीय पांडे जनता जी, पार्टी जनता का जी दिमाग डाइवर्ट जी किया गया चुनाव में, लेकिन जनता का दिमाग डाइवर्ट नहीं हुआ। जनता जो है मेन मुद्दों पर रहकर ही वोट कर रही है और सपा को लग रहा है कि वो 2017 से इतर इस बार वो काफी अच्छा और बेहतर प्रदर्शन करने वाली है। समाजवादी पार्टी के जो मित्र हैं हमारे, वो सिर्फ कमियां ढूंढते हैं और कमियां मिल नहीं रही हैं। अब कमियां मिल नहीं रही तो कहीं कहां से? जनता जब भारतीय जनता पार्टी के कामों को पसंद कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रही है, तो ये इनका ये कहना कि ये हो रहा कि वो हो रहा कि ये है कि वो है, ये परेशान वो परेशान। अरे जनता नहीं परेशान, आप काहे के लिए परेशान हो? जनता तो परेशान है नहीं। जनता परेशान हो तो आपको वोट करे ना। जनता नहीं परेशान है इसलिए आपको वोट नहीं कर रही है। आप अनावश्यक जनता की बात कह करके अपनी बात कर रहे हैं। किसी को जनता की बात करें, जनता के बीच में जाएं, जनता के बीच में जाएंगे तभी जनता आपको पसंद करेगी। जनता के बगैर बीच में जाए, आप चुनाव के लिए जनता के बीच में जाओगे तो फिर जनता क्यों आपको पसंद करेगी? भाई हम लोग चुनाव के लिए जाते हैं, हम लोग सेवा के लिए जाते हैं, हम लोग सेवा से काम करते हैं, तभी लोग मेरे साथ रहते हैं। अच्छा, एक ये चीज समझा जाए अनुराग भाई, अगर जरा से भी 19-20 हुआ कुछ तो क्या मतलब जनता की सेवा करने में आप लोग कहीं चूक गए इसलिए 19-20 हो गया होगा? नहीं 19-20 होना ही नहीं है, चूकने का तो सवाल ही नहीं है भाई। 19-20 क्यों हो जाएगा? कोई आपको एक सिंगल नेता जो निर्दलीय लड़ रहा हो या जनता का प्रतिनिधि हो या वो उससे किसी व्यक्ति ने कोई शिकायत की हो या साहब कोई व्यापारी इनसे मिला हो, समाजवादी पार्टी नेता पद से मिला हो या कांग्रेस के नेताओं से मिला हो, नहीं साहब मेरा अन्याय हो गया, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे साथ पीड़न हो रहा है, अगर ऐसा कुछ हो रहा हो तो उनको बताना चाहिए था, इनको उनकी बात रखनी चाहिए थी। चूंकि है ऐसा हो नहीं रहा है इसलिए कोई बोल नहीं रहा है, कोई कही नहीं रहा है, जो ऐसा हो नहीं रहा है। अब इनके कहने से 19-20 सेवा तो हम लगातार निरंतर चलने वाला कार्य है। कोरोना काल में हम लोगों ने जो सेवा की वो लोगों ने देखी, बाकी हम लोग जनता के बीच में रहते वो लोग देखते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम चुनाव आ गया तो चले गए। ठीक है अनुराग जी, आपको रोकना चाहेंगे। स्वामीनाथ जायसवाल जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। स्वामीनाथ जायसवाल जी, स्वागत है चैनल में आपका। स्वामीनाथ जायसवाल जी, किस तरह से देख रहे हैं? फर्स्ट फेज का चुनाव खत्म हो गया है उत्तर प्रदेश में, लेकिन अगर बात की जाए, अगर युद्ध की लड़ाई की बात की जाए तो सपा और बीजेपी में ही ज्यादातर हम लोगों ने देखा है। 37 जिलों में सपा और बीजेपी में ही लड़ाई देखी है। कांग्रेस की लड़ाई सिर्फ रायबरेली में देखने को मिली और एक दो जगह छोड़ दे तो वहीं और कहीं पर देखने को नहीं मिल रही है। ऐसा क्यों, कहां पर चूक हो रही है? देखिए, आपको चौंकाने वाला, इस बार कांग्रेस वहां बढ़िया बढ़त करेगी, क्योंकि लोगों का रुझान अब जिस तरह से आप बोल रहे हैं भाजपा और सपा, लेकिन कांग्रेस भी वहां पर एक उम्मीद से ऊपर आने का, यानी पूरा जनता जो प्यार मोहब्बत दिया है और दे रहा है, अब पूरे देश में परिवर्तन का एक लहर है। जिस तरह से बड़े ढोल पीट के लैंड एंड ऑर्डर का बात करने वाली, अरे लोग त्रस्त है महंगाई से, सिलेंडर से, लोकल मुद्दा तो यही है, अर्थव्यवस्था से, बेरोजगारी से, और न वहाँ का नाली शुद्ध है, न सड़क, न पानी, बिजली गुल भी हो गया है कहीं। और उत्तर प्रदेश की जनता निर्णय ले चुकी है कि अब क्या करना है, परिवर्तन करना है, और यही शुरुआत है। ये नगर निगम चुनाव शुरुआत, एक सीढ़ी है जो 2024 में परिवर्तन का एक संकेत देगा। बड़ी बात कह रहे हैं स्वामीनाथ जायसवाल जी, बड़ी बात कह रहे हैं। इस बात पर आप अडिग भी रहिएगा। अगर फिर हम आपसे कभी फिर से अगर कहीं ऊंच नीच होती है कांग्रेस में, तो आप ये, अगर बीजेपी या सपा के पाले में अगर आता है मामला, तो फिर आप ये कहीं तब फिर बोलेंगे मतलब कि या तो फिर बीजेपी लेकर जाएगी चाबी या तो फिर सपा। देखिए, हम लोग का विचार, अपने देश का सबसे पुराना पार्टी 138 साल और भारतीय जनता पार्टी का अलग विचारधारा है, जहां बड़े बड़े प्रोपगंडा दिया जाता है, बड़े भाषणों का सौगात मिलता है, न रोजगार मिलता है, न अर्थव्यवस्था। माननीय योगी जी 5 साल पहले बोले थे कि मैं 5 लाख रोजगार दिया, और 5 लाख रोजगार का ब्यौरा मांगा गया पिछले इलेक्शन में तो बताया नहीं। तो सरकारी 5 लाख नौकरी बांट दिया जाता है, लेकिन वो उनके लेखा जोखा मांगने पर नहीं देते।
उत्तर प्रदेश जिस तरह से उत्तर प्रदेश की ओर बोलते हैं बढ़ रहा है, लेकिन वहां की दुर्दशा आज भी हर गलियों का सड़क का निर्माण और लोग का साफ सफाई, बिजली की दुर्व्यवस्था, पानी की दुर्व्यवस्था से उत्तर प्रदेश त्रस्त है। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराने में मस्त है, बस चुनावी प्रोपगंडा जितना सुन लीजिए वो भाजपा का होता है। स्वामीनाथ भाई साहब, जी आपको भी मालूम जी है जी आपके जो बड़े नेता हैं वो कर्नाटक में बैठे हैं। प्रियंका गांधी जो महासचिव हैं यूपी की, वो तो दिख नहीं रही है इस चुनाव में। कैसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद आप कर सकते हैं? वो लोग तो सब देखिए कर्नाटक में लगे हुए हैं कि हमें कर्नाटक। देखिए, आपने कर्नाटक को एक बहुत बड़े चुनौती के रूप में लिया है, और इसी चुनौती की वजह से आपने उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं छोड़ दिया है। और आपको इस वक्त तो अपना पूरा लाव लश्कर जो है यूपी में लेकर रहना चाहिए था कि अगर निकाय चुनाव में अगर हम बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो 2024 में हमारे लिए बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। सबसे बड़ा राज्य यूपी है, 80 सीटें हैं सर यहाँ पर, लेकिन प्रियंका देखिए गांधी क्या इधर है, उधर भटक रही हैं। कर्नाटका हमारा एक महत्वपूर्ण प्रदेश इसलिए है जो माननीय प्रधानमंत्री या पूरा भाजपा का कुनबा, पूरे मुख्यमंत्री देश भर के और पूरा मंत्रिमंडल वहां बैठ गया, अमित शाह से लेके माननीय प्रधानमंत्री जी हर पंचायत चुनाव प्रचार कर रहे हैं। एक ताकत का, उनका पूरा ताकत का आभास, कभी बजरंग दल बैंड की बात होती है तो बजरंग बली को ला के रख देते हैं, कभी कौन कौन सेना बना है, जिस तरह से ये लोग एक भारतीय जनता पार्टी का काम है कि वो नेक इरादा देश के लिए नहीं है, देश की उन्नति प्रगति की बात पर ये लोग नहीं टिकते हैं, विकास पर नहीं टिकते हैं। जहाँ समुदाय, जात, धर्म, इस तरह का लोग भाषा का ठीक है। प्रयोग करने लगते हैं, और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी 91 गाली गिना रहे थे, हाँ, उतना देश के युवाओं को रोजगार, किसानों की बात, ठीक। मजदूरों की बात, उत्तर प्रदेश के लोग लेकिन पलायन लेकिन जो करते हैं स्वामीनाथ भाई मजदूर। साहब, हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि एक दौरा तो कम से कम यूपी का करती। मतलब यूपी को उस लायक नहीं 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 समझ नहीं, रही वो लगता है आपको प्रियंका मालूम गांधी। है, हाँ, वहां का हर कार्यकर्ता प्रियंका गांधी या राहुल गांधी है, क्योंकि हर कार्यकर्ता वहीं से, उसी ये सब धरती कहने से। की बात है, ये सब कहने की बात मैंने है कहने, स्वामीनाथ जायसवाल, ये सब कहने की देखिए बात है। कोई ये कह दे देख अभी अशोक जी कह दे कि नहीं जी हम तो अखिलेश यादव हैं, तो ये सब कहने की बात है। ये सब चीजें नहीं नहीं, चलती नहीं है। आपको बता रहा हूँ हाँ, फैसले की बात कि आती है तो करते वही है, करते वही लोग हैं। उ- फैसले की जब बात आएगी तो उत्तर प्रदेश में, हाँ, उत्तर प्रदेश ठीक में, है। उत्तर प्रदेश से ही जड़ हमारा है और अब लेकिन उस जड़ मजबूती को की आप ओर कमजोर कर जाएगा। रहे हैं। ठीक है अशोक यादव जी, देखिए सवाल ये है अशोक भाई कि अब पहुंच गए हैं, अब आपके अखिलेश यादव भी कर्नाटक पहुंच गए। कर्नाटक से इतना लगाव क्यों दिख रहा है इनको? अभी इधर मतलब कर लेते चुनाव प्रचार वचार, अभी फिर उसके बाद देखते कर्नाटक में जाना क्यों जरूरी लग रहा है उनको। और यहाँ पर तो ओपी राजभर लगातार सवाल उठा रहे हैं अखिलेश यादव पर। पतवार के नाव हुए हैं। और रह गई बात कर्नाटक की, हमारे देखिए नेताजी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, वो भी चाहते हैं कि कर्नाटक में उनसे जो भी हो पाए, भारतीय जनता पार्टी सरकार को उखाड़ने में अगर उनका जो भी योगदान हो सके, उस योगदान को करने के लिए वहां की जनता को भाजपा से, भाजपा के नफरती एजेंडे से, अशोक भाई भाजपा के क्या कर लेंगे कर्नाटक जाके, ये बताइए कितने वोट हैं आपके कर्नाटक में? देखिए मुकेश जी, देखिए वोट वो अमूमन जो है ना जातिगत चश्मे से देखा जाता है, ये ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। देखिए जातिगत चश्मा अलग है, ठीक है, जातिगत चश्मे से भी देखेंगे तो इस वक्त अखिलेश यादव की जरूरत सबसे ज्यादा आप लोगों को है। और वो अगर कर्नाटक जाएंगे, दूसरे फेज का चुनाव 11 मई को है, आते हैं 1-2 दिन, उन्होंने मेरे ख्याल से 2-3 रैली भी उन्होंने नहीं की है, जनसभाएं की हैं केवल उन्होंने। अब आप बताइए इसका इफेक्ट दिखेगा नहीं? क्योंकि कई जगहों पर जहां पर सपा को मजबूत होना चाहिए था, वहां पर सपा मजबूत नहीं हो पाई, केवल इसी कारण से क्योंकि अखिलेश यादव अपना एसी का कमरा नहीं छोड़े, वो थर्ड फ्रंट की ओर जा रहे हैं, तब से थर्ड फ्रंट की ओर जा रहे हैं, यही कारण रहा है। फिर ऐसा ना हो कि आप बीजेपी पर एलिगेशंस लगा दें कि नहीं जी सब कुछ इस बार बैलेट भी खराब हो गया, ईवीएम भी सब बेकार थी, है ना?
मुकेश जी देखिए, नहीं मुकेश ने, हमारी मनीष, मनीष, मेरा नाम मनीष है, अशोक भाई। सॉरी मनीष जी देखिए, जिस तरह से हमारी पार्टी की स्ट्रेटजी है इस निकाय चुनाव को लेकर मनीष जी, वो स्ट्रेटजी है कि हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जितने भी जिला अध्यक्ष हैं और जितने भी कंसर्न एमएलएज हैं हमारी पार्टी के, उन एमएलएज को और कंसर्न विधान और जिला अध्यक्ष को पूरी जिम्मेदारी दी गई है, सारी रिसोर्सेज अवेलेबल कराए गए हैं और जहां तक संभव हो पा रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और हमारे सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारे पार्टी का जो इकाई है वो है बूथ मैनेजमेंट। हमारा लगातार हमारा बूथ मैनेजमेंट ऐसा है मनीष जी, जो आज की डेट में यूपी में सबसे टॉप क्लास का बूथ मैनेजमेंट अगर किसी के पास है तो समाजवादी पार्टी के पास है, जो कि जैसे भारतीय जनता पार्टी में और समाजवादी पार्टी के वर्कर्स में आप देखेंगे तो ये बेसिक डिफरेंसेस है कि समाजवादी वर्कर के पास डेडिकेशन बहुत जबरदस्त होता है और समर्पण की भावना बहुत होती है कि वो चाहे पत्थर पड़े से बारिश हो से अशोक यादव भाई, अशोक यादव भाई, आप देखिए, आप माने ना माने, आप एक चीज याद रखिए, आप इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करते हैं या फिर जीत के आते हैं, एक अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं जीतते हैं तो सबसे बड़ा जानते हैं आप लूप पॉइंट आपके अखिलेश यादव रहे हैं। और दूसरी चीज ये, आप जिसकी बात कर रहे हैं बीजेपी पन्ना प्रमुख तक के उससे भी नीचे का तो इनके कार्यकर्ता हैं। आपने देखा है कि किस तरह से बीजेपी जो है इस निकाय चुनाव को लोकसभा चुनाव की तरह लड़ रही है, लगातार रैलियां, लगातार जनता के बीच में जाना। देखिए, एक जो मेन चेहरा होता है ना, जनता उसको सुनना चाहती है। अगर मैं कंपनी के जो मालिक का काम करूंगा तो कोई मुझसे नहीं मिलेगा, मालिक ही होगा, कंपनी उसके नीचे जो काम करेंगे वो वर्कर ही रहेंगे, ठीक है, वो मालिक नहीं बन सकता। तो हम लोग वर्कर हैं, हम लोगों को बस उतने लोग सुनेंगे जितना ठीक है, और मालिक को कई लोग सुनेंगे और सुनते भी हैं लोग, तो वही अखिलेश यादव को सुनेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अगर यहाँ पर रिजल्ट आपके मुताबिक नहीं आता है तो फिर उसका दोषी किसको कहेंगे? फिर आप कहेंगे नहीं जी, हम लोग फिर अब इस पर गहन मंथन और चर्चा करेंगे। गहन मंथन चर्चा में क्या निकल कर सामने आएगा? मनीष जी देखिए, मैं फिर वही कहूंगा कि ये जो चुनाव होता है, सिविक इलेक्शन जो होते हैं, ये लोकल इश्यूज पे होते हैं। इस चुनाव में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे और राज्य स्तरीय मुद्दे का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी इस आज के दौर में, इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, कोई ये जरूरी नहीं कि फिजिकली आप हर जगह अपना मैसेज देने के लिए जाओ। तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके माध्यम से लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिशा निर्देश और संदेश लगातार हमारे कार्यकर्ताओं तक और हमारे वोटरों तक पहुंच रहा है। इसमें कहीं से कोई बाधा नहीं है। और रह गई बात चुनाव की लड़ने की स्ट्रेटजी को लेकर के, समाजवादी पार्टी का मानना है कि ये चुनाव क्योंकि लोकल बॉडी का चुनाव है, लोकल इश्यूज इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो इसके पहले मैं गिना चुका हूँ मनीष जी, सारे इश्यूज, उस इश्यूज को हम लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और उनसे इस इशू से कैसे निपटा जाए, इन समस्याओं से कैसे, साड़ों से कैसे निपटा जाए, व्यापारियों शोषण से कैसे निपटा जाए, गंदगी से कैसे निपटा जाए, ये सारी इशूज जहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता, हमारे जो नेता हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अनुराग पांडे जी, ठीक है, अनुराग पांडे में बेसिक डिफरेंसेस है। अनुराग पांडे जी, देखिए सवाल ये है कि अगर हम मुद्दों की बात करें, हमने भी कई लोगों से बात की थी, हमारे रिपोर्टर ग्राउंड पर रहे हैं पूरे चुनाव भर, हमारे रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रहे हैं पूरे चुनाव की फील्ड से। सबसे बड़ी बात यह है, जब हम लोग जीरो पर पहुंचे हैं तो वहां पर जानते हैं अनुराग जी क्या लोग बोल रहे हैं? जहां पर सपा का चेयरमैन था वहां के लोग बोल रहे हैं भैया इन्होंने काम नहीं कराया, जहां बीजेपी का चेयरमैन था उन्होंने बोला भाई यहाँ पर काम नहीं हुआ। अब सवाल ये है कि फिर से चुनाव आ गए, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जाति को साधने के लिए उस हिसाब से कैंडिडेट खड़े किए गए ताकि हम जातियों को साध सकें। आप रामपुर ले लीजिए, आप कहीं भी ले लीजिए, वहां पर सिर्फ साधने की कोशिश की गई कि भाई हमें वोटिंग। लेकिन अगर धरातल स्तर की बात करें, कोई काम की बात नहीं कर पाया इस बार, कोई भी काम की राजनीति कर नहीं पाया। बीजेपी के भी कई प्रत्याशी वो भी गए तो वो भी काम की बात नहीं कर पाए सर। मनीष जी, जैसे दादा जी बता रहे थे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कार्यकर्ताओं से कहा है, विधायकों से कहा है, जिलाध्यक्षों से कहा है, वो इस चुनाव को देख रहे हैं। अब अखिलेश जी के साथ क्या है, अखिलेश जी स्वयं में नेता हैं, यहाँ से मैनपुरी से, करेल से ही विधायक भी हैं। यहाँ भी चुनाव हो रहा था ना, अखिलेश नहीं दिखे तो वो उनको चुनाव में आना रहता है।
रही बात उनकी कार्यकर्ताओं की, अपने कार्यकर्ताओं पर जो उनका सहयोग और सानिध्य रहता है, उसके बारे में आपको बता दूं, धर्मेंद्र यादव जी उनके सगे भाई, चाचा के लड़के हैं, सगे भाई माने जाते हैं। धर्मेंद्र यादव जी आजमगढ़ से चुनाव लड़ते हैं तो अपने ज्यादा चुनाव प्रचार करने नहीं जाते हैं। उनकी पत्नी हेमंत चुनाव लड़ती हैं तो यहीं पड़े रहते हैं। तो ये कार्यकर्ताओं में और परिवार में भेदभाव है। जब कार्यकर्ता परिवार में भेदभाव कर रहे हैं तो आप काहे की राजनीति कर रहे हैं भाई? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप नफरत की राजनीति कर रहे हैं कि मेलजोल की राजनीति कर रहे हैं? क्या राजनीति कर रहे हैं आप? जो कार्यकर्ताओं की बात अशोक जी ने कही। अब रही बात दूसरी, ये आपने कहा कि जो काम नहीं हुए इस पे आया है और जात पे आया है। तो जात का तो ऐसा होता है कि जिस परिवार के ज्यादा लोग होते हैं, भागीदारी अगर उसकी रहेगी तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा काम कर सकता है। उसे लगेगा मेरे परिवार के ज्यादा लोग हैं तो कुछ ज्यादा लाभ मिले, वो उनके लिए ज्यादा काम कर सकता है। इस नाते से ये जात नहीं, परिवार देखा जाते हैं भाई, ये लोग मतलब ये समाज ज्यादा है, बैकवर्ड ज्यादा है कि एससी ज्यादा है या सामान्य ज्यादा है, उसी प्रकार से हम लोग लड़ाते हैं। हम लोग जातियों पर नहीं देते हैं कि साहब ये जात का है तो इसको दे दिया जाए, इस आधार पर टिकट देते हैं। और लोकतंत्र है, चुनाव 5 साल बाद आता है, इसीलिए आता है कि अगर कोई आदमी अच्छा काम नहीं किया तो उसको बदल दिया जाएगा। राजतंत्र तो है नहीं कि साहब एक ही बना रहेगा। तो मौका है, जनता को मौका जाता है, अगर हमारे कार्यकर्ता ने अच्छा काम नहीं किया तो बाहर जाएगा, अच्छा कभी दोबारा जीत जाएगा। ये चुनाव ही इसीलिए होता है कि लोकतंत्र के लिए चुनाव होता है। 5 साल में इसलिए चुनाव होता है कि आपने गलत किया तो आप नहीं जीत पाएंगे। हम अगर जनता के बीच में रहे होंगे, हमने जनता की सेवा की होगी, हमारे लोगों ने की अनुराग होगी, तो वो पांडे जी, जीतेंगे। मेरे पास कई ऐसे देखिए मेरे पास कई ऐसे वीडियोस भी आए थे। अभी मैं आपको बताऊं, उन्नाव की घटना ही बता देता हूं। आप ही की वहाँ की एक प्रत्याशी थी, वो वोट मांगने गई तो वहाँ पर एक महिला ने ये बात कही। उसने देखिए, उसने जो बात कही देखिए, मैं बीजेपी की बहुत बड़ी समर्थक हूँ, हम लोग बीजेपी को ही वोट करते हैं, लेकिन मैडम ये बताइए आप चेयरमैन बनने के बाद कितने दिन आप यहाँ पर दिखी हैं? उसने सवाल पूछ लिया उनसे, वो सकपका गई। यहाँ पर गंदगी रहती है, आप एक बार भी नहीं आई हैं। चलिए आप नहीं आती, आपके मतलब जो भी सफाई कर्मचारी हैं वो आते। उन्होंने कहा कि देखिए नाली यहाँ पर कितनी भरी हुई है। फिर आपकी वो प्रत्याशी वो कह रही है कि जी मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं अगली बार ऐसा नहीं होगा। सर ऐसा थोड़ी ना होता है कि अगली बार ऐसा नहीं होगा, पिछली बार ऐसा नहीं होगा। जनता जो है, अगर चाहे आपका प्रत्याशी हो, चाहे सपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, सब ये जनता चाहती है अपनी सहूलियत। आपको वोट किया तो जनता चाहती है भैया एक बार कम से कम आ जाओ। 5 साल में क्या दिख नहीं सकते हो? 5 साल के 15 दिन के अंदर एक प्रत्याशी पूरा वार्ड, पता नहीं चेयरमैन एक पता नहीं कितने वार्ड वो नाप देता है, सभी घर में पहुंच जाता है। लेकिन वो 5 साल में ऐसा क्या हो जाता है कि वो पहुंच नहीं पाता। सर मैं कई ऐसे उदाहरण गिना दूं। लेकिन अनुराग भाई, सवाल यही है कि मैं आपसे चाहता हूं कि अपने प्रत्याशियों से कहिए कि भाई हम काम भी देखेंगे, और मुख्यमंत्री से भी कहिए कि काम भी देखिए, आप हर साल काम का ब्यौरा लिया जाए। नहीं, हमारे यहाँ मनीष जी, ठीक है। विधायक